कंसिस्टेंसी क्रेडिबिलिटी की मजबूत नींव की गारंटी होती है, इसलिए क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखना मुश्किल काम माना जाता है। नरेंद्र मोदी के लिए क्रेडिबिलिटी जीवन जीने का तरीका है और यही वजह है कि उनकी क्रेडिबिलिटी साल दर साल से जस की तस बनी हुई है। यह दावा मेरा बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह दावा है अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट का। मॉर्निंग कंसल्ट ने मार्च में एक सर्वे किया जिसके मुताबिक नरेंद्र मोदी 68% के साथ दुनिया के तमाम बड़े नामों के बीच सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री मोदी की इसी क्रेडिबिलिटी और कंसिस्टेंसी का राज उनकी कार्यशैली में छिपा है, क्योंकि देश के लोगों को पता चल चुका है कि मोदी ने अगर कुछ कहा है तो उस बात में दम जरूर होगा और उस दावे का पूरा होना भी निश्चित है। ये वो गुडविल है जो नरेंद्र मोदी को 25 साल हेड ऑफ गवर्नमेंट रहते हुए कमाई है। प्रधानमंत्री मोदी को आपने अक्सर एक बात कहते सुना होगा कि हम शिलान्यास भी करते हैं और लोकार्पण भी करते हैं। यानी नरेंद्र मोदी जब कोई काम हाथ में लेते हैं तो वो इस बात की गारंटी होती है कि वो काम ना लटकेगा, ना अटकेगा, ना भटकेगा। 500 साल से प्रभु श्री राम मंदिर की राह में ना जाने कितने रोए अटकाए गए, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और छठे साल उन्होंने दिव्य और भव्य राम मंदिर की आधारशिला रख डाली और इसके बाद 5वें साल यानी 2025 में श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराकर उन्होंने राम भक्तों के 500 साल के इंतजार पर पूर्ण विराम भी लगा दिया। इस साल रामनवमी पर लगातार दूसरी बार अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य तिलक किया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने एक आम भक्त की तरह उस अमूल्य पल के साक्षी बने और ना सिर्फ साक्षी बने बल्कि दुनिया के साथ वो पल साझा करके ये बता दिया, राम सियासत के नहीं आनंद के पुंज हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का कारण सिर्फ राम मंदिर ही है, बल्कि इसकी जड़ में उनका टेम्परामेंट है। काम मुश्किल हो या आसान, अगर देश के लिए जरूरी है तो नरेंद्र मोदी उस काम को करके ही दम लेते हैं और इसी से लोगों का भरोसा उन पर साल दर साल कम होने के बजाय बढ़ रहा है। युद्ध के बुरे दौर में भी पूरी दुनिया प्रभावित है। किसी देश ने 10%, किसी ने 15% और किसी ने 30 से 40% तक तेल के दामों में इजाफा कर दिया है। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? भारत में नरेंद्र मोदी सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाती है, जबकि डीजल पर तो एक्साइज ड्यूटी को खत्म ही कर दिया है, यानी जीरो। इस कदम से क्या होगा? इससे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। इससे सबसे ज्यादा किसे फायदा होगा? देश के आम इंसान को होगा। डीजल के दामों का काबू रहना यानी ट्रांसपोर्टेशन के दामों में इजाफा ना होना, इससे फल, सब्जी, दाल, चावल, आटा सबकी कीमतें काबू में रहेंगी। लेकिन इस फैसले के बावजूद विपक्षी दल काम पर लगे हुए हैं। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा के मुताबिक सरकार का फैसला दिखावा है और जनता को बेवकूफ बनाने वाला एक तरीका है। उनका तर्क है कि मोदी सरकार ने जो कटाया है वो स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, ये पहले से ही गैर जरूरी थी। यानी इस कटौती का फायदा तेल कंपनियों को तो होगा लेकिन जनता को नहीं, जबकि भारत में कोई दाम नहीं बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि मोदी सरकार देश में लाइन लगवाने के लिए जानी जाएगी, तो फिर ऐसा ही होने वाला है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने दावा कर दिया है कि देश में मोदी सरकार एक बार फिर लॉकडाउन लगाने वाली है। सवाल यह है कि विपक्षी पार्टियां क्यों कह रही हैं? ताकि देश में पैनिक हो, लोगों में घबराहट हो, आप में डर पैदा हो, देश में नरेंद्र मोदी के लिए नाराजगी हो। यानी सीधे सीधे अगर हरा नहीं पा रहे हैं तो आप अफवाहबाजी की दुकान को खोलेंगे और अपना काम चलाएंगे। कॉमन सेंस लगाइए। हमारे पास पर्याप्त तेल का स्टोरेज है, हमारे जहाज हॉर्मुज से लगातार निकल रहे हैं, अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया से भी एलपीजी भारत लगातार पहुंच रही है। तेल कंपनियों पर जो बोझ पड़ रहा था उसमें भी राहत दे दी गई है। क्या ये सब मेजर्स लॉकडाउन की निशानी है या फिर सब कुछ सुचारू चलता रहे, इस बात का जीता जागता सबूत? देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एजेंडाधारियों को करारा जवाब देते हुए कहा, मोदी सरकार का फैसला नागरिकों के लिए बड़ी राहत। मोदी सरकार ने मुश्किल हालात में भी संवेदनशील निर्णय लेने की क्षमता दिखाई है। खैर, अफवाहबाजों का तो काम चलता ही रहना चाहिए, बाकी असलियत में तो
दुनिया जानती है। वैसे ध्यान रहे, मॉर्निंग कंसल्ट के लिए सर्वे करने वाले लोग बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, ना ही उनका आरएसएस से कोई दूर दूर तक संबंध है। जस्ट सेइंग नमस्कार, क्योंकि यह सत्य और तथ्य है।